हेलो दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया एनएफओ लेकर आ रहा है एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के नाम से। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होते हैं। तो दोस्तों बैलेंस एडवांटेज फंड हाइब्रिड कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। हाइब्रिड कैटेगरी वो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है जो इक्विटी और डेट दोनों में ही अपना पैसा लगाकर चलता है। और अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करते हैं तो जैसे इसके नाम से भी समझ आता है ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, जहां पे ये 30 to 35% पैसा डेट में लगाने की कोशिश करता है और उसके अलावा जो पैसा बच जाता है वो इक्विटी में लगाने की कोशिश करता है। मार्केट के हिसाब से कोशिश की जाती है अपने फंड को बैलेंस करने की। अब दोस्तों इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड की जो ये एनएफओ आ रहा है इसकी क्या डिटेल्स हैं और ये कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। साथ में दोस्तों एंड में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अभी प्रेजेंटली कौन से वो बैलेंस एडवांटेज फंड है जो सबसे अच्छे परफॉर्म अभी कर रहे हैं। और एंड में हम लोग बात करेंगे कि क्या आपको एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी आपको रुकना चाहिए। तो दोस्तों इस फंड का एनएफओ 12 अगस्त से ओपन हो रहा है और 25 अगस्त तक इसका एनएफओ ओपन रहने वाला है। और ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब दोस्तों ये हो जाता है कि ये एनएफओ पीरियड खत्म होने के बाद भी आपके पास ऑप्शन होगी कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की कुछ स्ट्रेटेजी पे बात करें तो ये फंड जैसे कि हमने देखा ये एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाला फंड है, यानी कि ये फिक्स्ड इनकम में पैसा लगाएगा, उसके बाद आर्बिट्रेज में पैसा लगाएगा और इक्विटी में भी ये पैसा लगाएगा। तो ये काफी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाने वाला है। अब अगर हम इसके एसेट एलोकेशन को यहां पर समझते हैं तो ये फंड 0 से 35% पैसा डेट में लगाने वाला है और 65% से लेके 100% तक पैसा ये इक्विटी में लगाने वाला है। तो दोस्तों टैक्सेशन पे अगर हम बात करते हैं तो जो भी म्यूचुअल फंड 65% से ज्यादा पैसा इक्विटी में लगाता है तो वहां पर आपको इक्विटी वाला टैक्सेशन लगता है, यानी कि अगर आप उस फंड को एक साल के अंदर बेच देते हैं तो आपके जो गेन्स हैं उस पर आपको 15% टैक्स देना पड़ता है। और अगर आप एक साल के बाद बेचेंगे तो 1 लाख रुपए तक का आपका प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो जाता है पर ईयर, और उससे ऊपर 10% आपको यहां पर टैक्स देना होगा। अब आइए दोस्तों हम इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को एक बार यहां पर समझ लेते हैं। तो अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं तो 3 पार्ट्स में इन्होंने इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बांटा है। सबसे पहली बात आ जाती है एसेट एलोकेशन, यानी कि डेट और इक्विटी में कितना कितना पैसा ये लगाने वाले हैं। दूसरी बात आ जाती है स्ट्रेटेजी टिल्ट, यानी कि एक मार्केट कैप सेक्टर वाइज एलोकेशन कैसे करने वाले हैं। और तीसरी अल्टीमेट बात आ जाती है कि कौन से स्टॉक्स या कौन से सिक्योरिटीज में ये पैसा लगाने वाले हैं। तो अब इनकी अगर हम एसेट एलोकेशन को एक एक करके हम डिटेल में यहां पर समझते हैं तो सबसे पहले अगर हम एसेट एलोकेशन को समझे तो यहां पर ये 3 इंडिकेटर्स को फॉलो करने वाले हैं। पहला रहेगा सेंटीमेंट इंडिकेटर, यानी कि मार्केट की ब्रेथ क्या चल रही है, रिटेल की पार्टिसिपेशन कैसी है, म्यूचुअल फंड का फ्लो कैसा है, उस सब चीजों को देखेगा ये अपना मार्केट में एसेट मिक्स डिसाइड करने के लिए। उसके साथ ये भी देखा जाएगा कि अर्निंग यील्ड क्या है, बॉन्ड यील्ड क्या है, पीई क्या चल रही है। तो ये सारी चीजें ये देखेगा ताकि ये डिसाइड कर सके कि इन्हें इक्विटी में अभी ज्यादा पैसा लगाना है या डेट में ज्यादा पैसा लगाना है। उसके अलावा अर्निंग ड्राइवर्स को भी यहां पर देखा जाएगा। उसका मतलब हो गया कि जो मैक्रो इनपुट्स है, यानी कि जो इकोनॉमी की पॉलिसीज चल रही हैं, जो रियल रेट्स चल रही है, गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसीज चल रही हैं, ये 3 चीजों को देखते हुए, यानी कि सेंटीमेंट इंडिकेटर, वॉल्यूशन और अर्निंग ड्राइवर्स को देखते हुए ये फंड डिसाइड करेगा कि ये डेट में ज्यादा पैसा अभी लगाए या इक्विटी में ज्यादा पैसा लगाए। अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि ये अपनी स्ट्रेटेजी टिल्ट, यानी कि ये कैसे डिसाइड करेगा मार्केट कैप की एलोकेशन। तो मार्केट कैप एलोकेशन पे वैल्यू, ग्रोथ और क्वालिटी को प्रेफरेंस दी जाएगी और ये क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसके बेसिस पे ये स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाएगा। अब जो स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाएगा उसमें अब आ जाएगी बात फंड मैनेजर की कन्विक्शन की, कि फंड मैनेजर को क्या लगता है, कौन से स्टॉक्स अच्छे लगते हैं और उस हिसाब से ये फंड उन स्टॉक्स में पैसा अपना लगाएगा। उसी तरह दोस्तों अगर हम डेट फंड्स की बात करते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, तो हाई क्वालिटी के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ये पैसा लगाने की कोशिश करेंगे ताकि जो उसकी लिक्विडिटी है वो अच्छी रहे। जो अच्छी लिक्विडिटी वाले डेट फंड्स उनको दिखेंगे वहां पर ये पैसा लगाने की कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों ये है इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जिसको ये फॉलो करने की कोशिश अभी आगे करने वाले हैं। अब आइए दोस्तों इस फंड की हम और डिटेल्स को देख लेते हैं इस एनएफओ की डिटेल्स में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक ओपन एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है। तो ये आपको एनएफओ पीरियड के बाद भी ऑप्शन रहेगी कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं फंड मैनेजर की अगर हम बात करते हैं तो मिस्टर गौरव मेहता और मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन इसके इक्विटी पोर्शन को देखेंगे, वहीं मिस्टर दिनेश आहूजा इसके डेट पोर्शन को देखने वाले हैं।
वहीं अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो क्राइसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स TRI इसका बेंचमार्क रहने वाला है। उसी तरह अगर हम एग्जिट लोड पे यहां पर बात कर लें तो अगर आप अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर बेचते हैं तो 10% तक की यूनिट पे तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपनी 10% से ज्यादा की यूनिट 1 साल के अंदर बेचते तो उस पर आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा। वहीं अगर आप 1 साल के बाद कुछ भी बेचते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना है। अगर आपको NFO में इन्वेस्ट करना है तो आपको मिनिमम 5,000 रुपए से यहां पर शुरुआत करनी होगी, ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। अब दोस्तों बात आ जाती है कि ये किन लोगों के लिए सुटेबल है। तो दोस्तों उन लोगों के लिए सुटेबल है जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सोच रहे हैं और जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है, यानी कि जो कम रिस्क लेना पसंद करते हैं, वो इन्वेस्टर्स ही यहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे। अब दोस्तों अगर मैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स की बात करता हूं जो अभी मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो यहां पर सबसे अच्छी रिटर्न दे रहा है एडलवाइसेस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जो अभी 13% के आसपास की 5 सालों की रिटर्न उसकी दिख रही है। तो आप यही रिटर्न इस फंड से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये फंड अपनी कैटेगरी में अच्छा रिटर्न देता है। तो आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हुए अपनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन को थोड़ा लिमिटेड रखेंगे तो ही आपको लिए बेटर रहेगा। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको अभी NFO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने इस फंड की अभी डिटेल्स देखी होगी, अभी हमें नहीं पता कि ये फंड अपना इक्विटी और डेट में क्या एलोकेशन रखने वाला है, ये किन कंपनीज में पैसा लगाने वाला है, ये किन सेक्टर्स में पैसा लगाने वाला है, इसकी एक्सपेंस रेशियो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों जब तक हमें ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स नहीं पता होते किसी भी फंड के, उसमें इन्वेस्ट करना कोई लॉजिकल बात नहीं होती। मैं जानता हूं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अभी इस NFO की चल रही होंगी जो आपको बोल रही होंगी इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वो म्यूचुअल फंड की जो वीडियोस चल रही हैं वो किसी ऐप वाले की है। वो चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें ताकि आप इन्वेस्ट करेंगे तो उनके ऐप को पैसा मिलेगा। मैं आपको यहां पर यही बोलूंगा कि अभी आप अवॉइड करें किसी भी NFO में इन्वेस्ट करना। इसको आने दीजिए फंड को, इसको 5-6 महीना परफॉर्म करने दीजिए, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या इसने जो कंपनीज ली हैं वो हमारे पोर्टफोलियो में सूट करती है या नहीं करती। मेरी तरफ से दोस्तों आज वीडियो पे इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।